सर्वेइंग ऑडियो बुक के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी प्लान और मैप के फर्क की, कि कैसे दोनों नक्शे तो हैं पर उनका इस्तेमाल और डिटेल अलग-अलग होता है। आज हम सर्वेइंग की दुनिया में थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर बात करते हैं, पैमाना यानी कि स्केल। हम सब ने ये शब्द सुना है, स्केल, पर सर्वेइंग में इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? कैसे मतलब कागज के एक छोटे से टुकड़े पर पूरा शहर या कहें तो पूरा देश दिख जाता है? ये सारा राज जो है ना, वो इसी पैमाने में छिपा है। और हमारे पास इस पर अच्छी खासी जानकारी है, परिभाषाएं हैं, उदाहरण हैं, कुछ गणनाएं भी हैं और अलग-अलग तरह के पैमानों का जिक्र है। तो चलिए इन स्रोतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये पैमाना आखिर है क्या भला। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, ये पैमाना या स्केल ये होता क्या है? स्पष्ट रूप से बताते हैं। पैमाना देखिए एक निश्चित अनुपात है, एक फिक्स्ड रेशियो। यह अनुपात होता है प्लान या मैप पर दिखाई गई कोई भी दूरी और जमीन पर उसी दूरी का जो असली माप है उसके बीच। जैसे मान लीजिए मैप पर दिल्ली से मुंबई की दूरी उदाहरण के लिए 10 सेंटीमीटर दिखाई गई है और असल में जमीन पर ये दूरी मान ले 1000 किलोमीटर है। तो इस मैप का पैमाना हो गया 10 सेंटीमीटर अनुपात 1000 किलोमीटर, और ये अनुपात ये उस पूरे मैप के लिए एक जैसा ही रहेगा। मतलब मैप पर कहीं भी नापेंगे तो उसी अनुपात से असली दूरी पता चलेगी। अच्छा, तो एक फिक्स्ड रेशियो मैप की दूरी और असल जमीन की दूरी के बीच का, ठीक है। लेकिन मैप पर इसे लिखते कैसे हैं? मतलब दिखाने का कोई तरीका होगा ना? स्रोत कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। इसे दर्शाने के कई तरीके हैं, पर दो मुख्य संख्यात्मक तरीके हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स, जो ज्यादा चलते हैं। पहला है जिसे स्रोत कहते हैं, इंजीनियर पैमाना या इंजीनियर स्केल। इसमें क्या होता है, हम सीधा सीधा बताते हैं कि मैप पर एक यूनिट जैसे कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने मीटर या किलोमीटर के बराबर है। उदाहरण के लिए लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। अच्छा। हाँ, यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि यूनिट्स अलग अलग हैं, इधर सेंटीमीटर उधर मीटर। और दूसरी बात, जैसा स्रोत बताते हैं कि जो मीटर वाली संख्या है वो आम तौर पर एक पूरी संख्या होती है, मतलब होल नंबर। जैसे 50, 100, 200 मीटर, दशमलव में नहीं, जैसे 50.5 मीटर नहीं लिखते। ये तो काफी सीधा और सरल लग रहा है। 1 सेंटीमीटर बराबर इतने मीटर, ठीक है। आपने कहा दो मुख्य तरीके हैं, तो दूसरा कौन सा है? हाँ, दूसरा तरीका है निरूपक भिन्न, जिसे अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ कहते हैं। ये थोड़ा अलग है। ये एक आप कह सकती हैं शुद्ध अनुपात होता है। इसे या तो भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/10,000 1/10,000, या फिर अनुपात के चिन्ह के साथ, जैसे 1/10,000। अच्छा, 1/10,000। हाँ, और इसकी खास बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इसमें कोई यूनिट, कोई इकाई नहीं लिखी होती। ओ, इकाई क्यों नहीं? क्योंकि ये मानकर चलता है कि मैप पर एक यूनिट, चाहे वो सेंटीमीटर हो, इंच हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी, जमीन पर उसी यूनिट की 10,000 यूनिट्स के बराबर है। मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पर तो 10,000 सेंटीमीटर जमीन पर, 1 इंच मैप पर तो 10,000 इंच जमीन पर। क्योंकि दोनों तरफ यूनिट एक ही है तो वो गणित के हिसाब से कट जाती है, इसीलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और ये किसी भी मेजरमेंट सिस्टम के साथ काम करता है, चाहे मीट्रिक हो या इंपीरियल। अरे वाह, ये दिलचस्प है। तो इंजीनियर स्केल सीधा यूनिट्स बताता है और आरएफ एक यूनिवर्सल अनुपात देता है बिना यूनिट के, पर ये दोनों ही मतलब संख्या में लिखे जाते हैं, न्यूमेरिकल हैं। यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या की तरफ इशारा करते हैं। क्या होता है अगर वो कागज जिस पर मैप बना है वही बदल जाए? मैंने भी सुना है कि कागज नमी से सिकुड़ता फैलता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक दिक्कत है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। देखिए, कागज, खासकर अगर वो लकड़ी के रेशों से बना हो, तो वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक? हाँ, मतलब वो हवा से नमी सोखता भी है और छोड़ता भी है, और इसी वजह से वो सिकुड़ सकता है, श्रिंक हो सकता है, या फिर नमी पाकर फैल सकता है, एक्सपैंड या स्वेल हो सकता है। तो इसका पैमाने पर क्या असर पड़ेगा? अब सोचिए जरा, आपने एक मैप पर बड़े ध्यान से लिखा
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक। अब कुछ महीने गुजरे या साल गुजरे, मौसम बदला, नमी कम हुई और वो कागज थोड़ा सा सिकुड़ गया। अच्छा। अब जो लाइन मैप पर असल में 1 सेंटीमीटर की थी, वो शायद सिकुड़कर 0.9 सेंटीमीटर या उससे भी कम रह गई हो। लेकिन आपके मैप पर लिखा पैमाना तो अब भी वही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। हाँ, तो अगर आप उस सिकड़े हुए मैप पर दूरी नापेंगे, मान लीजिए 0.9 सेंटीमीटर नापी, और उसे अपने लिखे हुए पैमाने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर से गुणा करेंगे, तो आप सोचेंगे जमीन पर दूरी 45 मीटर है, जबकि असल दूरी तो 50 मीटर थी। अरे बाप रे, मतलब पूरी गणना ही गलत हो जाएगी सिर्फ कागज के बदलने से। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप एक ऐसी स्केल इस्तेमाल कर रहे हो जो खुद ही छोटी बड़ी होती रहती है। पुराने नक्शों के साथ या जहां मौसम बहुत बदलता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो फिर इसका क्या हल है? सर्वेक्षकों ने कुछ तो सोचा होगा इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल सोचा है, और इसका एक बहुत ही सरल और इंजीनियस समाधान है, जिसे कहते हैं आलेखी पैमाना या ग्राफिकल स्केल। आलेखी पैमाना? हाँ, इसमें हम पैमाने को सिर्फ नंबरों में लिखते नहीं हैं, बल्कि हम उसे मैप पर ही एक लाइन या एक बार के रूप में बना देते हैं, खींच देते हैं। आपने देखा होगा ना, नक्शों पर नीचे की तरफ अक्सर एक लाइन बनी होती है जिस पे निशान लगे होते हैं, 0, 10, 20, 30 मीटर ऐसे करके। हाँ, देखा है। वो होता है आलेखी पैमाना। वही है आलेखी पैमाना। और इसका जादू, उसका कमाल ये है कि अगर मैप का कागज सिकुड़ेगा, हाँ, तो उस पर बनी वो पैमाने वाली लाइन भी उसी अनुपात में सिकुड़ेगी। अच्छा। और अगर कागज फैलेगा, हाँ, तो वो लाइन भी उसी अनुपात में फैल जाएगी। तो नतीजा जब आप उस सिकुड़े हुए मैप पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी प्रकार से नापते हैं और फिर उसी दूरी को उसी सिकुड़े हुए आलेखी पैमाने पर रखकर देखते हैं, तो आपको जमीन की बिल्कुल सही दूरी मिल जाती है। अरे वाह, मतलब पैमाना खुद ही एडजस्ट हो जाता है कागज के साथ। हाँ, वो मैप के साथ जीता है, मैप के साथ बदलता है, इसीलिए वो हमेशा सच बताता है, चाहे कागज कितना भी बदल जाए। ये तो वाकई कमाल का जुगाड़ है, पैमाना खुद ही अपनी सुरक्षा कर लेता है। लेकिन मान लीजिए हमें ये जानना हो कि कागज ठीक कितना सिकुड़ा या फैला है, जैसे संख्या में जानना हो, ताकि हम शायद किसी पुरानी गणना को ठीक कर सकें। स्रोत में शायद श्रिंकेज फैक्टर जैसी किसी चीज का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। अगर हमें ये मापना हो कि कागज कितना बदला है, तो हम संकुचन कारक या श्रिंकेज फैक्टर, जिसे SF कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर फैला है तो विस्तार कारक यानी एक्सपेंशन फैक्टर EF। संकुचन कारक, जैसा स्रोत बताते हैं, बहुत सीधी सी चीज है। ये बस सिकड़ी हुई लंबाई, श्रंक लेंथ, और जो उसकी मूल लंबाई ओरिजिनल लेंथ थी, उसका अनुपात है। तो सूत्र हुआ SF इज इक्वल टू सिकड़ी हुई लंबाई, मूल लंबाई। SF इज इक्वल टू सिकड़ी लंबाई, मूल लंबाई। हाँ, इसे पैमाने के हिसाब से भी सोच सकते हैं। SF इज इक्वल टू सिकुड़ा हुआ पैमाना, मूल पैमाना। अगर SF का मान 1 से कम आता है, मतलब कागज सिकुड़ा है, और अगर 1 से ज्यादा आता है, तो वो EF है, यानी कागज फैला है। समझ गया। तो SF हमें बता देगा कि कितना सिकुड़ा है। जी। अब मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं जो स्रोत में है। जी। हमारे पास एक पुराना मैप है जो सिकुड़ चुका है। उसका मूल पैमाना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब उस पर हमने किसी प्लॉट का क्षेत्रफल नापा तो वो आया 100.2 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें यह भी पता है कि एक लाइन जो पहले 10 सेंटीमीटर की थी, वो अब सिकुड़कर 7.5 सेंटीमीटर रह गई है। तो जमीन पर उस प्लॉट का सही क्षेत्रफल क्या होगा? ये अच्छा उदाहरण है। देखिए, सबसे पहले हम SF निकालेंगे। SF इज इक्वल टू सिकुड़ी लंबाई, मूल लंबाई इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ? 0.75। बिल्कुल, SF हुआ 0.75। अब ध्यान दीजिए, लंबाई तो SF के अनुपात में बदलती है, लेकिन क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वो SF के वर्ग, स्क्वायर के अनुपात में बदलेगा। हाँ, SF का वर्ग। हाँ, तो मैप पर सही क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनता है, सही क्षेत्रफल मैप पर बराबर है मापा गया क्षेत्रफल SF स्क्वायर। इस केस में मैप पर सही क्षेत्रफल है 102 वर्ग सेमी 0.75 का स्क्वायर। अब 0.75 का वर्ग होता है 0.5625। हाँ, तो 102 0.5625, ये लगभग 178.13 आएगा। सही।
तो मैप पर उस प्लॉट का सही क्षेत्रफल लगभग 178.13 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए था सिकुड़ने से पहले, लेकिन ये अभी भी मैप का क्षेत्रफल है। हमें जमीन का क्षेत्रफल चाहिए। हाँ, तो अब इसे मूल पैमाने से गुणा करना होगा। बिल्कुल, मूल पैमाने के वर्ग से। मूल पैमाना था 1 सेमी बराबर 10 मीटर, तो इसका वर्ग हुआ 10 मीटर प्रति वर्ग सेमी, यानी 100 वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो जमीन पर सही क्षेत्रफल होगा लगभग 178.13 वर्ग सेमी गुणे 100 वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेमी, यानी करीब 17,113 वर्ग मीटर। समझ गया। आलेखी पैमाना होता तो सीधा पता चल जाता, पर एसएफ से भी हम संख्यात्मक सुधार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही तरीका फैलाव यानी एक्सपेंशन के लिए भी काम करेगा। बस तब एसएफ की जगह ईएफ इस्तेमाल होगा, और ईएफ 1 से ज्यादा होगा। स्रोत में एक विस्तार वाला उदाहरण भी है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। मापा गया एरिया 300 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 वर्ग सेंटीमीटर। और एक लाइन जो पहले 9.5 सेंटीमीटर थी वो अब 10 सेंटीमीटर हो गई है। बिल्कुल वही तर्क लगेगा। यहाँ हम विस्तार कारक EF निकालेंगे। EF इज इक्वल टू वर्तमान लंबाई मूल लंबाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बटे 9.5 सेंटीमीटर। ये 1 से ज्यादा आएगा, लगभग 1.053। हाँ, तो सही क्षेत्रफल का सूत्र अब भी वही है, बस SF की जगह EF आ जाएगा। सही क्षेत्रफल जमीन पर इज इक्वल टू मापा गया क्षेत्रफल EF का स्क्वायर मोल पैमाने का वर्ग। मान रख देते हैं 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में 1.053 का स्क्वायर ब्रैकेट में 50 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे हल करने पर यह करीब 6,77,000 वर्ग मीटर के आसपास आता है। स्रोत में थोड़ी अलग वैल्यू हो सकती है, वो इस पर निर्भर करता है कि 1.095 को कितने दशमलव तक लिया गया है, पर तरीका यही है। ये तो हुई कागज के सिकुड़ने फैलने की बात और उसका हल। लेकिन स्रोत एक और किस्म की गलती का जिक्र करते हैं, जब कागज बिल्कुल ठीक है पर सर्वेक्षक ने ही गलती से गलत स्केल उठा लिया। जैसे इस्तेमाल करना था 1:1000 का स्केल और हाथ में आ गया 1:150 का, तब क्या करेंगे? हाँ, ये मानवीय भूल है और ये भी हो सकती है। यहाँ देखिए, सिद्धांत थोड़ा अलग है। कागज नहीं बदला, जमीन पर दूरी या क्षेत्रफल भी नहीं बदला। बदला क्या है? हमारा मापने का या गणना करने का पैमाना। हाँ, स्रोत इसके लिए भी सूत्र देते हैं और इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है कि सही माप गुणा सही स्केल बराबर गलत माप गुणा गलत स्केल। यहाँ स्केल से मतलब उसके RF से है। तो अगर हमें सही लंबाई निकालनी है तो सूत्र बनेगा सही लंबाई बराबर मापी गई गलत लंबाई, गलत पैमाने का RF, सही पैमाने का RF। अच्छा, गलत बटा सही। हाँ, रॉन्ग RF, करेक्ट RF। हाँ, और अगर सही क्षेत्रफल निकालना है तो क्योंकि क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं, ये अनुपात वर्ग हो जाएगा। सही क्षेत्रफल इज इक्वल टू मापा गया गलत क्षेत्रफल, गलत पैमाने का RF, सही पैमाने का RF का स्क्वायर। ठीक है। इसका भी एक उदाहरण है स्रोत में। मान लीजिए सही पैमाना है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। इसका RF क्या होगा? 1:100। बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1:100। ठीक है। और सर्वेक्षक ने गलती से इस्तेमाल किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर का पैमाना। इसका RF हुआ 150। सही। और इस गलत पैमाने से उसने दूरी नाप ली 50 मीटर। तो अब सही दूरी क्या थी? सूत्र लगाते हैं। सही लंबाई बराबर 50 मीटर, गलत RF, सही RF इज इक्वल टू 50 मीटर 150 100। 150 100। ये तो 150 हो जाएगा, यानी 2। बिल्कुल। तो सही लंबाई इज इक्वल टू 50 मीटर 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ओह, मतलब असल दूरी 100 मीटर थी पर गलत स्केल से 50 ही नापी गई। हाँ, क्योंकि उसने बड़े स्केल 1.50, असल में 1.100 से बड़ा स्केल होता है, का इस्तेमाल कर लिया था, तो रीडिंग कम आई। और अगर क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर नापा होता इसी गलती से, तो सही क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर, गलत RF, सही RF का स्क्वायर बराबर 500 मीटर स्क्वायर 2 होल स्क्वायर बराबर 500 मीटर स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2000 वर्ग मीटर। समझ गया। तो चाहे कागज बदले या इंसान गलती करे, तरीके हैं सुधार करने के।
बस पता होना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुई है। अब एक और अहम सवाल मन में आ रहा है। इतने सारे पैमाने होते हैं, 100, 1000, 50,000, 1,00,000। ये सर्वेक्षक तय कैसे करते हैं कि किसी खास काम के लिए कौन सा पैमाना सबसे अच्छा रहेगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और स्रोत बताते हैं कि पैमाने का चुनाव मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, मैप का उद्देश्य क्या है, मतलब आप उस मैप का इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं। क्या आपको एक छोटी सी बिल्डिंग की डिटेल चाहिए या पूरे राज्य का रोड मैप? और दूसरी बात, कितने बड़े इलाके को दिखाना है, यानी एक्सटेंट ऑफ द एरिया। आपको कितने क्षेत्रफल को उस कागज की शीट पर फिट करना है। अच्छा, उद्देश्य और क्षेत्रफल। हाँ, और यहाँ एक संतुलन बनाना होता है। स्ट्रोट इसे बड़ा पैमाना लार्ज स्केल और छोटा पैमाना स्मॉल स्केल के संदर्भ में समझाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। क्या? जब हम कहते हैं बड़ा पैमाना तो उसका मतलब होता है आरएफ की वैल्यू बड़ी है, जैसे 1000 या 11,000 से बड़ा भिन्न है ना। हाँ, गणित के हिसाब से तो बड़ा है। तो 1.1000 को बड़ा पैमाना कहते हैं और 1.1 मिलियन को छोटा पैमाना। ये थोड़ा उल्टा लगता है सुनने में, पर आरएफ के मान पर आधारित है। अच्छा, तो बड़ा पैमाना मतलब आरएफ बड़ा और छोटा पैमाना मतलब आरएफ छोटा। ठीक है। अब बड़े पैमाने जैसे 1.5000 या 1.1000 पर जब आप मैप बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बारीक विवरण, बहुत डिटेल्स मिलती हैं। जैसे किसी खेत की मेड़ें, मकान की दीवारें, सब साफ दिखेगा, लेकिन जगह कम कवर होगी। हाँ बिल्कुल, एक शीट पर आप बहुत छोटा सा एरिया ही दिखा पाएंगे, जैसे किसी कॉलोनी का प्लान। और छोटे पैमाने पर? वहीं छोटे पैमाने जैसे 1.5 लाख या 1 मिलियन पर मैप बनाने से आप एक ही शीट पर बहुत बड़ा इलाका दिखा सकते हैं, पूरा शहर, पूरा जिला या पूरा देश। लेकिन इसमें बारीक डिटेल्स खो जाती हैं। आपको शायद मुख्य सड़कें दिख जाएं, पर अलग-अलग घर या खेत नहीं दिखेंगे। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है डिटेल और कवरेज के बीच। बिल्कुल। तो चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई रूल ऑफ थंब है? स्रोत 2 व्यावहारिक बातें बताते हैं। पहली, पैमाना इतना बड़ा जरूर हो कि मैप पर जो सबसे छोटी चीज आपको दिखानी या नापनी है वो आसानी से दिख सके। स्रोत एक अंदाजा देते हैं कि वो कागज पर कम से कम 0.25 मिलीमीटर जितनी जगह ले, ताकि साफ-साफ पढ़ा या बनाया जा सके। 0.25 mm, ओके। और दूसरी बात, पैमाना इतना छोटा भी हो कि आपका जो पूरा जरूरी क्षेत्र है वो मैप पर आ जाए, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि जो न्यूनतम जरूरी डिटेल है वो ही गायब हो जाए। यानी एक बैलेंस बनाना है। हाँ बिल्कुल। क्या अलग अलग तरह के सर्वे के लिए कुछ स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं? स्रोत में कुछ उदाहरण थे शायद। हाँ बिल्कुल है। काम के हिसाब से पैमाने तय होते हैं आमतौर पर। जैसे स्रोत बताते हैं टोपोग्राफिक सर्वे, जिसमें हम जमीन की ऊंचाई नीचाई, नदियां, जंगल, सड़कें, बस्तियां दिखाते हैं। इसका पैमाना मध्यम से छोटा हो सकता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर तक। आरएफ में कहें तो करीब 1,000 से 2,50,000 तक। काफी बड़ा रेंज है। हाँ, फिर आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ये होता है प्रॉपर्टी की सीमाओं के लिए, मतलब भूकर निर्धारण के लिए। यहाँ बारीक डिटेल बहुत जरूरी है, इंच इंच का हिसाब होता है, तो पैमाना बड़ा रखा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से लेके 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर तक। आरएस में ये करीब 1,500 से 1.5 लाख तक हो सकता है। अच्छा, यहाँ बड़ा पैमाना चाहिए। हाँ, फिर है ज्योग्राफिकल सर्वे, यानी भौगोलिक नक्शे। बहुत बड़े इलाके जैसे पूरे देश या महाद्वीप के लिए यहाँ पैमाना बहुत छोटा होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 160 किलोमीटर तक, या इससे भी छोटा। आरएफ में ये 1,50 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जा सकता है। करोड़ों तक? हाँ। और एक उदाहरण फॉरेस्ट मैप का भी है। वो आमतौर पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 किलोमीटर, यानी आरएफ 1.25,000 के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे उद्देश्य, डिटेल चाहिए या बड़ा एरिया के हिसाब से पैमाने का चुनाव बदलता है। बिल्कुल। ये तो हुई पैमाने के चुनाव की बात। अब तक हमने पैमाने को दर्शाने के तरीके, इंजीनियर, आरएफ, आलेखी, कागज की समस्या, गलतियों का सुधार और सही पैमाने का चुनाव, इन सब पर बात की। स्रोत आखिर में कुछ भौतिक उपकरणों का भी जिक्र करते हैं, मतलब वो स्केल रूलर जो ड्राइंग बनाने या नापने के काम आते हैं।
ये कौन कौन से होते हैं? हाँ, ड्राइंग ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले दो मुख्य प्रकार के स्केल्स का जिक्र है। पहला है समतल पैमाना यानी प्लेन स्केल। प्लेन स्केल। हाँ, ये सबसे साधारण किस्म का स्केल है। स्रोत बताते हैं कि ये 2 विमाओं तक या कह लीजिए 2 स्तरों तक की सटीकता से माप दे सकता है। आमतौर पर मुख्य इकाई और उसका 10वां हिस्सा। जैसे अगर स्केल मीटर में है तो ये मीटर और डेसीमीटर, जो मीटर का 10वां हिस्सा है, तक नाप सकता है। या अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इससे आप मान लीजिए 13.5 मीटर जैसी रीडिंग ले सकते हैं, 13 पूरा मीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक है, इकाई और 10वां हिस्सा, 2 लेवल। लेकिन अगर हमें इससे भी ज्यादा बारीक माप चाहिए हो, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तीनों लेवल तक, 100वें हिस्से तक? हाँ, अगर उससे भी ज्यादा सटीकता चाहिए तो उसके लिए एक ज्यादा उन्नत किस्म का पैमाना आता है, जिसे स्रोत कहते हैं विकर्ण पैमाना या डायगोनल स्केल। विकर्ण पैमाना, डायगोनल स्केल। हाँ, ये प्लेन स्केल से ज्यादा सटीक होता है। ये 3 विमाओं तक या 3 स्तरों तक माप सकता है, इकाई, 10वां हिस्सा और 100वां हिस्सा। जैसे आपने कहा, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ये कैसे काम करता है? इसमें क्या खास होता है? इसकी बनावट थोड़ी अलग होती है। ये समरूप त्रिभुजों यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के ज्यामिति सिद्धांत पर काम करता है। इसमें मुख्य इकाइयों और 10वें हिस्सों के विभाजन के साथ साथ तिरछी रेखाएं यानी विकर्ण रेखाएं भी बनी होती हैं। इन विकर्ण रेखाओं और जो क्षैतिज उप विभाजन रेखाएं होती हैं, उनके कटाव यानी इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करके हम तीसरे स्तर की इकाई यानी 100वें हिस्से जैसे सेंटीमीटर को भी सटीकता से पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, स्रोत उदाहरण देते हैं कि इससे आप 3.65 सेंटीमीटर या 4 मीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर जैसी रीडिंग बहुत प्रिसिजन के साथ ले सकते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह में काफ़ी काम आता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सटीकता की ज़रूरत पड़ती है। सोचिए, एक ही रूलर पर 3 लेवल की जानकारी। कमाल है। तो आज हमने ये पैमाने की दुनिया की काफी गहराई से छानबीन की। हमने समझा कि पैमाना असल में एक निश्चित अनुपात है, जिसे इंजीनियर स्केल या निरूपक भिन्न यानी आरएफ के रूप में दिखा सकते हैं। फिर हमने वो बहुत जरूरी व्यावहारिक बात सीखी कि कागज कैसे सिकुड़ या फैल सकता है और कैसे आलेखीय पैमाना, ग्राफिकल स्केल, इस मुश्किल का एक बहुत बढ़िया हल है। और हमने संकुचन कारक एसएफ और उससे जुड़ी गणनाओं को भी देखा। इसके अलावा मानवीय भूल यानी गलत पैमाने के इस्तेमाल से होने वाली गलतियों को कैसे पकड़ें और सुधारें, उसके सूत्र भी समझे। फिर हमने ये भी जाना कि किसी प्रोजेक्ट के लिए सही पैमाने का चुनाव कैसे करें, उद्देश्य और क्षेत्रफल के बीच वो संतुलन कैसे साधें। और आखिर में हमने समतल और विकर्ण पैमानों जैसे उपकरणों के बारे में भी जाना, जो अलग अलग लेवल की सटीकता देते हैं। हाँ, और ये सारी जानकारी, जैसा आप कह रहे थे, सटीक मानचित्रण के लिए, भूमि सर्वेक्षण के लिए और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए बुनियाद की तरह है। पैमाने की सही समझ और उसका सही इस्तेमाल इनके बिना हो ही नहीं सकता। या श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि कैसे भौतिक नक्शे और पैमाने बदल सकते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। आज का युग तो डिजिटल है, जीपीएस है, जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि पैमाने की ये पारंपरिक समस्याएं अब अप्रासंगिक हो गई हैं, या फिर डिजिटल मैपिंग अपने साथ सटीकता और पैमाने को लेकर कुछ नए तरह की चुनौतियां लेकर आई हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस बहुत ही विस्तृत और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वेइंग ऑडियो बुक के इस दूसरे लेक्चर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।